नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम मार्क के इस नए प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग सेकंड का पाइलोरिक स्टेनोसिस डिजीज़ कंडीशन, जो कि है स्टमक की एक डिजीज़ कंडीशन। चलो पढ़ते हैं अब आके किस पे होता क्या है। तो ये था हमारा एनाटॉमी का सेशन जो हम पहले भी देख चुके हैं। तो आज हम पहले ईसोफेगस हम पहले भी कर चुके हैं। उसके पहले हमने माउथ में क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट देखा, ट्रैकियोसोफेजियल फिस्टुला देखा। अभी नीचे आते हुए हम देखते हैं कि स्टमक आता है हमारा। ईसोफेगस के जस्ट बाद स्टमक के स्पाइलोरस जो एंड है, ये इस पार्ट के बारे में आज हम देखेंगे कि यहाँ पे जो डिजीज़ कंडीशन है वो कैसे और क्यों हुई। तो डेफिनेशन कहती है कि देखिए, पहले इस डायग्राम को देखिए। नॉर्मल स्टमक को ऐसा दिखाया गया है और ये क्यों गेट बनाया गया है यहाँ पे। तो जो पाइलोरस होता है यानी पाइलोरिक एंड जो होता है वो स्टमक को और ड्यूडेनम को जोड़ने का काम करता है। वहाँ पे गेट जैसा काम करता है वो, कि जिससे जो हमारे स्टमक का जो कंटेंट है पाइलोरिक एंड जो ओपन होता है वहाँ से ड्यूडेनम में जाता है। ड्यूडेनम क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। तो कहना है पाइलोरिक स्टेनोसिस इज नैरोविंग या स्टेनोसिस ऑफ द ओपनिंग फ्रॉम द स्टमक टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। कह रहा है ओपनिंग फ्रॉम द स्टमक टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन नोन एज द ड्यूडेनम। पाइलोरस मीन गेट। ये कह रहा है पाइलोरस का मतलब गेट होता है और क्या कर रहा है? स्टमक से ओपन कर रहा है कहाँ पे? ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि ड्यू टू इनलार्जमेंट यानी हाइपरट्रॉफी। अब यहाँ पे हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेजिया वाला कॉन्सेप्ट पहले समझ लेते हैं। तो अगर देखें हमारे नॉर्मल सेल्स के बारे में अगर देखें हम, तो देखिए ये मानते हैं कि ये हमारे नॉर्मल सेल्स हैं। एक जगह कितने प्रेजेंट हैं? 6 सेल्स हैं। अगर इस पर हाइपरट्रॉफी हो जाए तो ये नंबर ऑफ, इस पर देखिए 2 कंडीशन हो सकती है। नंबर ऑफ सेल्स बढ़ सकते हैं, ये नंबर ऑफ सेल्स बढ़ने के बाद क्या हो सकता है कंडीशन? सेल का साइज़ बढ़ जाए यानी हाइपरप्लेजिया हो जाए। तो नंबर बढ़ेंगे तो वहाँ 6 दिखाया था, 6 की जगह यहाँ हो सकता है 8 हो जाए। तो सेल्स का नंबर बढ़ेगा तो भी वहाँ पे नैरोइंग करेगा। और अगर सेल का नंबर ना बढ़ के वही 6 सेल्स का कुछ साइज़ ऐसे बढ़ जाए, 3 सेल ऐसे हैं, 2 सेल्स का साइज़ कुछ ऐसा बढ़ जाए, तो ये नॉर्मल हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेजिया की कंडीशन होती है। तो कह रहा है ड्यू टू द एनलार्जमेंट यानी हाइपरट्रॉफी ऑफ द मसल सराउंडिंग द ओपनिंग विच स्पाज्म व्हेन द स्टमक एम्प्टी। जब स्टमक एम्प्टी होता है उस टाइम पे पाइलोरस एंड पे जो मसल स्पाज्म करती हैं उन मसल्स में हाइपरट्रॉफी हो जा रही है, जिसकी वजह से क्या होगा? एनलार्जमेंट हो जाएगा। दिस कंडीशन कॉज सीवियर प्रोजेक्टाइल नॉन बाइलस वॉमिटिंग। इस कंडीशन की वजह से नॉन बाइलस प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होती है। इट इज़ मोस्ट ऑफन अकर इन द फर्स्ट फ्यू मंथ ऑफ द लाइफ। ये बच्चे की इनिशियल स्टेजेस पे ज़्यादा देखने को मिलती है। इट मोर स्पेसिफिकली लेबल्ड एज इन्फेंटाइल हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस कहते हैं इसको। इस बच्चों में ज़्यादा देखा जाता है इसको। इन्फेंट वाली जो एज होती है वहाँ पे ज़्यादा देखने की वजह से क्या कह रहे हैं इसको? इन्फेंटाइल हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस कहा जा रहा है। ये सब समझिए कि इंट्रोडक्शन है, आगे हम अच्छे से भी इसको डील करेंगे। अब कह रहे हैं थिकेंड पाइलोरस फेल्ड क्लासिकली एज अ ऑलिव शेप मास्ट। पाइलोरस एंड जो है बहुत थिक हो गया है, उसकी वजह से एक ऑलिव शेप का मास जो है आपको अपर पार्ट ऑफ राइट अपर क्वाड्रेंट में दिखेगा। राइट अपर क्वाड्रेंट में ऐसे कुछ डिवीज़न करते हैं आप, ये मिड लाइन, ये अपर क्वाड्रेंट होते हैं, ये लोअर क्वाड्रेंट होते हैं। तो राइट अपर हो गया, ये लेफ्ट अपर, ये लोअर का राइट अपर, ये लोअर लेफ्ट अपर। तो ये वाला जो पार्ट होगा कुछ मिडल साइड पे यहाँ पे आपको ऑलिव शेप का मास दिखेगा। अब कह रहा है पाइलोरिक स्टेनोसिस इज ऑल्सो अकर इन एडल्ट व्हेन कॉज इज यूजुअली नैरोड पाइलोरस ड्यू टू द स्कारिंग फ्रॉम द क्रॉनिक पेप्टिक अल्सरेशन। क्रॉनिक पेप्टिक अल्सरेशन यानी पेप्टिक अल्सर बहुत टाइम तक होने की वजह से ये एडल्ट्स में भी पाइलोरिक स्टेनोसिस कर सकता है। अब कह रहा है डेफिनेशन देखिए इसका। पाइलोरिक स्टेनोसिस इज डिफाइंड एज नैरोविंग या स्टेनोसिस ऑफ आउटलेट ऑफ स्टमक। स्टमक का जो आउटलेट है उस पर क्या हो रहा है? नैरोविंग हो रही है, सो दैट इसकी वजह से जो फूड का कंटेंट है कैन नॉट पास इनटू द ड्यूडेनम। वो ड्यूडेनम यानी स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है उस पर वो पास नहीं होगा। द पाइलोरिक स्टेनोसिस रिजल्ट इन फीडिंग प्रॉब्लम एंड प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, जिसकी वजह से फीडिंग में प्रॉब्लम्स और प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग कॉज होता है। नेक्स्ट स्लाइड में है कि
ये इंसिडेंस रेट क्या है, 3,000 लाइव बर्थ, 1000 लाइव बर्थ में से किसी 3 को पाइलोरिक स्टेनोसिस देखने को मिलेगा। ये फीमेल्स में कम और मेल्स में ज़्यादा होता है। मींस मेल में अगर 4 मेल को है तो फीमेल में एक ही फीमेल को, यानी 4:1 का रेशियो है। कॉमनली इन द फर्स्ट बॉर्न मेल, अगर फर्स्ट बेबी मेल यानी बॉय है तो उसको चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। मोस्ट कॉमन कॉज फॉर द लैप्रोटॉमी बिफोर 1 ईयर, अगर बेबीज़ का किसी भी कंडीशन की वजह से 1 साल के अंदर लैप्रोटॉमी परफॉर्म की गई है तो उनमें भी ये चांसेस इंक्रीज कर देता है किसके, पाइलोरिक स्टेनोसिस होने के। एज 3 वीक टू 3 मंथ, 3 हफ्ते से 3 महीने तक ज़्यादा रिस्क में रहते हैं ये, इनमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। चाइल्ड ऑफ दोज पेरेंट हु अफेक्टेड विद द पाइलोरिक स्टेनोसिस, जिन पेरेंट्स को पाइलोरिक स्टेनोसिस रहा होगा उनके बच्चों को भी ये मतलब रिस्क बढ़ जाता है उनको होने का। इट अफेक्ट मोर कॉमनली चाइल्ड दैन द एडल्ट, ये बच्चों को ज़्यादा अफेक्ट करता है एज कम्पेयर टू एडल्ट्स। नाउ कम टू एटियोलॉजिकल फैक्टर्स। पहला तो बोला ये इडियोपैथिक है, फिर कह रहे हैं नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेसिस क्या हो रहा है, डिफिशियंसी हो रही है। नाइट्रिक ऑक्साइड की डिफिशियंसी से क्या रिलेशन है पाइलोरिक स्टेनोसिस का, तो जो हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड होता है यानी NO, ये कहाँ से होता है, जो हमारे इनहिबिटरी न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर या न्यूरॉन्स जो हैं इनहिबिटरी वाले जो होते हैं यानी गाबा वगैरह, जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उस पर से क्या है नाइट्रिक ऑक्साइड जो है, नाइट्रिक ऑक्साइड आता है उससे, उसका काम क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट मसल्स को रिलैक्स कराता है। तो सेम पाइलोरिक स्टेनोसिस में हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेजिया क्यों हो रहा था, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, वहाँ पे रिलैक्स नहीं हो पा रहा है, और कोई भी चीज़ कॉन्ट्रैक्ट रहती तो वहाँ पे हाइपरट्रॉफी हाइपरप्लेजिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जांपल जो जिम में जाने वाले लोग होते हैं, देखना वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं अपनी मसल्स को बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स बनाने के लिए। क्यों बनती है बाइसेप्स ट्राइसेप्स, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो वहाँ पे हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया होता है। वैसे ही पाइलोरिक स्टेनोसिस में कॉन्ट्रैक्शन बहुत तेज़ से हो रहा है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, सेल साइज, सेल नंबर इंक्रीज हो जाता है, इसकी वजह सेल साइज बढ़ गया। और नाइट्रिक ऑक्साइड का काम क्या होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको रिलैक्स कराता है। अब नाइट्रिक ऑक्साइड की डिफिशियंसी हो गई, अगर डिफिशियंट हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट था वो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, क्योंकि रिलैक्सेशन के लिए तो नाइट्रिक ऑक्साइड चाहिए जो कि है ही नहीं। ये कॉज करेगा पाइलोरिक स्टेनोसिस। और नर्व सेल थियरी ये भी अफेक्ट करती है, जो गैंग्लियोनिक सेल वाली थियरी पहले भी बता चुकी हूँ मैं दूसरी डिजीज कंडीशन में, इसके लिए आप इस पुराने लेक्चर्स को फॉलो करिए। अब आता है कि कौन से सेक्स में है ज़्यादा, तो पहले भी देखा 4:1 का रेशियो है, 4 मेल्स में 1 फीमेल में है। नेक्स्ट है कि रेसेस में कहाँ देखा जाता है, तो पाइलोरिक स्टेनोसिस जो कॉसियंस बोला जाता है किनको, नॉर्थ यूरोपियन में जो पाए जाते हैं, नॉर्थ यूरोपियन इंसेस्ट्री, तो नॉर्थ यूरोपियंस को कॉसियंस भी बोला जाता है, उनमें देखा जाता है। और ये अफ्रीकन अमेरिकन में लेस कॉमन होता है और एशियंस में तो बहुत रेयर होता है। फिर कह रहा है प्रीमेच्योर बर्थ, प्रीमेच्योर बेबीज़ में ज़्यादा होता है पाइलोरिक स्टेनोसिस एज कम्पेयर टू टर्म बेबीज़, यानी फुल टर्म बेबीज़ में ये नहीं, बहुत कम देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू प्रीमेच्योर बर्थ। अब स्मोकिंग के बारे में देख लेते हैं पहले। द स्मोकिंग ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, दिस बिहेवियर कैन नियरली डबल द रिस्क ऑफ द पाइलोरिक स्टेनोसिस। अगर एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी मदर क्या कर रही है, स्मोक कर रही है, तो पाइलोरिक स्टेनोसिस होने के चांसेस डबल हो जाते हैं। ऊपर क्या दिया होगा, फैमिली हिस्ट्री, अगर फैमिली में किसी मेल को रहा होगा तो आगे आने वाली जनरेशन में 20% चांसेस होते हैं। अगर फिर फैमिली हिस्ट्री में किसी फीमेल को था तो 10% चांसेस होते हैं कि आगे की जनरेशन में पाइलोरिक स्टेनोसिस हो। अब नेक्स्ट कह रहा है कि अर्ली एंटीबायोटिक्स का यूज़, अगर बेबी बर्थ के बाद उसको वूपिंग कफ जैसी डिजीज़ कंडीशन हो जाती हैं तो उसको ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। एंटीबायोटिक्स में जैसे एरिथ्रोमाइसिन दी गई, एरिथ्रोमाइसिन देते हैं किसके लिए, ट्रीट वूपिंग कफ के लिए, इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। या फिर मदर ने अपनी लेट प्रेगनेंसी स्टेजेस पे क्या लिया है, कंज्यूम किया है उसने एंटीबायोटिक्स को, तो भी बहुत ज़्यादा रिस्क होता है किसका, पाइलोरिक स्टेनोसिस का। हम नेक्स्ट कह रहा है कि बॉटल फीड, आजकल की मदर्स जो ब्रेस्ट फीड ना करा के बॉटल फीड पे ज़्यादा जाती हैं, तो सम स्टडीज सजेस्ट दैट बॉटल फीड रेदर देन द ब्रेस्ट फीड कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ द पाइलोरिक स्टेनोसिस। बॉटल फीड की वजह से रिस्क फैक्टर्स बढ़ जाते हैं, ये भी एक रिस्क फैक्टर है जो कि पाइलोरिक स्टेनोसिस होने के चांसेस को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करता है। इन एडल्ट इट कैन अकर ड्यू टू द हिस्ट्री ऑफ द पेप्टिक अल्सर, अगर एडल्ट में हिस्ट्री रही है क्रॉनिक पेप्टिक अल्सर्स की तो इनकी वजह से एडल्ट में पेप्टिक अल्सर की वजह से क्या होगा, जो पाइलोरस रीजन है वहाँ पाइलोरस रीजन में अगर पेप्टिक अल्सर बार बार होता है तो भी एडल्ट्स में क्या होगा,
पाइलोरिक स्टेनोसिस होते हैं, या फिर हाइपरट्रॉफिक चेंजेस इन द मसल लेयर ऑफ द पाइलोरस। पाइलोरस की जो मस्कुलर लेयर थी उस पर अगर हाइपरट्रॉफी हो जाएगी तो भी पाइलोरिक स्टेनोसिस होता है, या फिर पाइलोरस एंड में पेप्टिक अल्सर है एडल्ट को तो भी पाइलोरिक स्टेनोसिस होता है। अभी पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं, ये हमारा एटियोलॉजिकल कंडीशंस थी। पैथोफिजियोलॉजी ड्यू टू हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेजिया, पहले हमने डिस्कस किया कि हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेजिया क्यों हो रहा था। हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेजिया क्यों हुआ ये डिस्कस कर लिया। तो जब हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेजिया होगा तो क्या होगा, जो स्मूथ मसल्स है कहाँ पे, किस पे हो रहा है हाइपरट्रॉफी हाइपरप्लेजिया, जो पाइलोरिक स्फिंक्टर की स्मूथ मसल है वहाँ पे होता है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, नैरोविंग हो रही है किसकी, पाइलोरस की। पाइलोरस जो एंड है वहाँ पे नैरोविंग हो जाती है। ये मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करता है वहाँ पे। पहले मतलब इनिशियली ये कम नैरो होगा, थोड़ा सा नैरोविंग हुई, इसके बाद कंप्लीटली ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है। स्टमक कंटेंट कैन नॉट फ्लो इजीली थ्रू द कंस्ट्रिक्टेड पाइलोरस, तो जो स्टमक का कंटेंट है वो इजीली ड्यूडेनम में नहीं जाएगा। कैन अटेम्प्ट टू पुश डाउन विग्रस पेरिस्टाल्सिस अकर, उसको जो कंटेंट है उसको पुश डाउन करने के लिए स्टमक से ड्यूडेनम में जाने के लिए बहुत विग्रसली वो पेरिस्टाल्सिस करता है। पेरिस्टाल्सिस करने की वजह से क्या होगा, परसिस्टेंट वॉमिटिंग दिखेगी आपको, परसिस्टेंट वॉमिटिंग एंड डायलेटेड स्टमक मस्कुलेचर। विग्रसली पेरिस्टाल्सिस कर रहा है तो स्टमक तो डायलेट, उसका जो मस्कुलेचर बहुत ज़्यादा डायलेट हो जाता है, और वॉमिटिंग बार बार आपको परसिस्टेंट वॉमिटिंग दिखेगी। इन्फेंट डेवलप डिहाइड्रेशन एंड हाइपोक्लोरेमिक एल्कलोसिस। डिहाइड्रेशन क्यों हो रहा है और हाइपोक्लोरेमिक एल्कलोसिस क्यों हो रहा है, तो वॉमिटिंग हुई, कंटेंट जो भी था बेबी के स्टमक में एब्जॉर्ब जो होना था इंटेस्टाइन के थ्रू वो बाहर चला गया तो डिहाइड्रेशन हो गया। अब हाइपोक्लोरेमिक एल्कलोसिस क्यों हो रहा है, क्योंकि गैस्ट्रिक कंटेंट में हमारा HCl होता है। HCl बाहर जाने की वजह से, HCl एसिडिक नेचर का था, HCl एसिड यानी बाहर चला गया तो बचा क्या, एल्कलोसिस हो गया। हाइपोक्लोरेमिक इसलिए बोला गया क्योंकि क्लोराइड तो बाहर गया ना, Cl बाहर चला, इस वजह से ये रिड्यूस हो जाता है बॉडी में, क्लोराइड रिड्यूस होता है, इस वजह से इसको हाइपोक्लोरेमिक एल्कलोसिस बोला गया। अब कह रहा है परसिस्टेंट वॉमिटिंग रिजल्ट इन लॉस ऑफ स्टमक एसिड, जो मैंने पीछे बताया, बार बार वॉमिटिंग होने की वजह से क्या हो रहा है, स्टमक का जो एसिड था वो लॉस हो गया। एज एन कॉन्सिक्वेंस ऑल इंजेस्टेड फूड एंड गैस्ट्रिक सिक्रीशन कैन ओनली एग्जिस्ट वाया वॉमिटिंग विच कैन बी प्रोजेक्टाइल इन नेचर। तो जो गैस्ट्रिक कंटेंट और सिक्रीशन था वो जो बाहर गया वो किस पे जा रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन के थ्रू जा रहा है, प्रोजेक्टाइल नेचर में जा रहा है, यानी बहुत तेज़ी से जा रहा है बाहर की तरफ। द गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू द हाइपरट्रॉफिक पाइलोरस, तो कह रहे हैं द गैस्ट्रिक आउटलेट जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट क्यों हो गया, क्योंकि वहाँ पे हाइपरट्रॉफी हो गई, पाइलोरस एंड में हाइपरट्रॉफी हो गई, इसकी वजह से वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन कॉज हुआ था। इस ऑब्स्ट्रक्शन से क्या हुआ, वॉमिटिंग हुई। उस वॉमिटिंग कैसे हो रहा है, प्रोजेक्टाइल नेचर का हो रहा है, और इस प्रोजेक्टाइल नेचर के साथ साथ क्या है, स्टमक का जो कंटेंट में HCl था वो भी रिड्यूस हो गया, इसकी वजह से हाइपोक्लोरेमिक एल्कलोसिस हो रहा है। तो प्लीज़ कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि हाइपोक्लोराइड लॉस रिजल्ट इन लो ब्लड क्लोराइड लेवल विच इम्पेयर द किडनी एबिलिटी टू एक्सट्रैक्ट बाइकार्बोनेट्स। अब ये क्यों बोला जा रहा है ये देखते हैं। कह रहे जो क्लोराइड लॉस हुआ, क्लोराइड लॉस कैसे हुआ था, क्योंकि गैस्ट्रिक कंटेंट में HCl था, HCl बाहर गया, अल्टीमेटली Cl भी बाहर गया, तो क्लोराइड तो लॉस हो गया। अब क्लोराइड लॉस की वजह से बाइकार्बोनेट का एक्सक्रीशन क्यों रुक गया, क्योंकि हमने किडनी में पढ़ा है नेफ्रॉन में क्या होता है, हमारे क्लोराइड शिफ्ट होता है, तो एक Cl में क्या जाता है, बाइकार्बोनेट और क्लोराइड का शिफ्ट होता है। तो जब Cl नहीं है तो बाइकार्बोनेट का शिफ्टिंग नहीं हो पा रही, क्लोराइड शिफ्ट नहीं हो रहा है, बाइकार्बोनेट एक्सक्रीट आउट नहीं हो रहा है, क्योंकि क्लोराइड अंदर जाता है तभी बाइकार्बोनेट बाहर आता है, यूरिन के थ्रू बाहर जाता है। तो बाइकार्बोनेट एक्सक्रीट नहीं होगा तो बाइकार्बोनेट क्या होगा, यानी HCO3 का लेवल बढ़ता चला जाएगा, ये बढ़ता चला जाएगा, यानी बाइकार्बोनेट्स बढ़ते चले जा रहे हैं। दिस इज द सिग्निफिकेंट फैक्टर दैट प्रिवेंट द करेक्शन ऑफ द एल्कलोसिस, और इसी वजह से जो बॉडी में जो एल्कलोसिस हो गया वो करेक्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि बाइकार्बोनेट एक्सक्रीट ही नहीं हो रहा है, और बाइकार्बोनेट कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है, इसके प्रेजेंस की वजह से एल्कलोसिस हो रही है। और सेकेंडरी दूसरा चांस क्या हो रहा है कि हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म हो रहा है। अब ये क्यों हो रहा है, एल्डोस्टेरोन का लेवल बढ़ क्यों रहा है, ये इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि वॉमिटिंग की वजह से डिहाइड्रेशन हो रहा है। और डिहाइड्रेशन क्यों हो रहा है, कि वॉमिटिंग हुई, डिहाइड्रेशन हुआ, उसकी वजह से जो हमारे ब्लड वॉल्यूम में डिक्रीज हो गया, ब्लड का वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। अब जैसे ही वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो एल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन बढ़ जाता है, इसीलिए एल्डोस्टेरोन का लेवल बढ़ गया।
अब एल्डोस्टेरोन तो बढ़ गया, द वॉमिटेड मटेरियल डज नॉट कंटेन बाइल, इसके आगे का कंटेंट हाइपो, अब ये एल्डोस्टेरोन जो बढ़ा ये क्या करेगा, सोडियम रिटेंशन कराएगा, और सोडियम रिटेंशन होगा तो अल्टीमेटली वाटर का भी रिटेंशन होगा, वाटर रिटेंशन होगा तो क्या होगा, जो ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हुआ था वो मेंटेन हो जाएगा। अब कह रहे द वॉमिटेड मटेरियल डज नॉट कंटेन बाइल, क्यों नहीं है वॉमिटिंग में बाइल प्रेजेंट क्यों नहीं है, तो देखिए ये था हमारा क्या स्टमक था, ये हमारा स्टमक, ये कहीं ना कहीं ये ड्यूडेनम है, और यहाँ पे हमारा क्या होता है, पैनक्रियाज होता है। तो देखिए ये था हमारा स्टमक, ये देखिए ये स्टमक था, इस स्टमक में, और यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका पैनक्रियास होगा, और जो हमारी यहाँ से डक्ट्स आती हैं, बाइल डक्ट, कौन बाइल डक्ट आके कहाँ खुलती है, यहाँ पे ही तो खुलती है ड्यूडेनम में, ये एम्पुलर रीजन के पास यहाँ पे खुलती है। तो स्टेनोसिस तो हमारा यहाँ पे हुआ, ये पाइलोरोसिन था, यहाँ पे स्टेनोसिस हो गया, जिसकी वजह से जो स्टमक का कंटेंट था वो बाहर नहीं आ पा रहा है इसके थ्रू, यानी स्टमक से ड्यूडेनम में नहीं जाएगा और ड्यूडेनम का कंटेंट स्टमक में नहीं जाएगा, और बाइल प्रेजेंट है सिर्फ ड्यूडेनम के पास, तो ये ऊपर नहीं जा पाएगा, तो वॉमिटिंग माउथ के थ्रू बाहर हो गई, इसीलिए नॉन बाइलस वॉमिटिंग बोला गया, क्योंकि इस पे वॉमिट जो उस पर बाइल प्रेजेंट नहीं था। नेक्स्ट कह रहा है हाई एल्डोस्टेरोन लेवल, आप पहले ही बताया कि एल्डोस्टेरोन बढ़ गया, जिसकी वजह से क्या कॉज कर रहा है, रिटेन सोडियम, सोडियम को रिटेन कर रहा है टू करेक्ट द इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम डिप्लीशन, जो इंट्रावेस्कुलर वेसल्स का जो वॉल्यूम डिप्लीट हो गया था उसको करेक्ट करने के लिए एल्डोस्टेरोन ने क्या किया, सोडियम को रिटेन कराया, किसके लिए, इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम को सही करने के लिए, करेक्ट करने के लिए। इससे क्या होगा, सोडियम और जो पोटेशियम होते हैं एक दूसरे का अपोज करते हैं, सोडियम का लेवल बढ़ता जाएगा, पोटेशियम का लेवल घटता जाएगा। तो और कह रहा है पोटेशियम घट कैसे रहा है, एक्सीड इंक्रीज अमाउंट ऑफ सोडियम, यूरिन में जो है जो सोडियम बढ़ेगा तो पोटेशियम का जो अमाउंट है यूरिन में एक्सक्रीट आउट ज़्यादा होगा, रिजल्टिंग इन लो ब्लड लेवल ऑफ पोटेशियम, और इसकी वजह से क्या होगा, ब्लड में पोटेशियम भी कम हो जाएगा। यानी कह रहा है कि पहले हमने पढ़ा कि बाइकार्बोनेट्स जो थे वो बढ़ गए, यहाँ पे देखा सोडियम का लेवल बढ़ गया, पोटेशियम का लेवल घट गया हमारा, ठीक है। क्लोराइड, सबसे पहले क्लोराइड ही हमारा रिड्यूस हो गया था, Cl रिड्यूस, Cl माइनस रिड्यूस हो चुका था। ये देखिए क्या दिख रहा है यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कितना ज़्यादा हो रहा है। अब कह रहा है बॉडी कंपनसेटरी रिस्पॉन्स टू द मेटाबॉलिक एल्कलोसिस इज हाइपरवेंटिलेशन, हाइपोवेंटिलेशन रिजल्ट इन द एलिवेटेड आर्टेरियल CO2। कह रहा जो बॉडी का कंपनसेटरी मैकेनिज्म यहाँ पे काम करेगा तो क्या करेगा, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस के लिए वो हाइपोवेंटिलेट करेंगे। हाइपोवेंटिलेशन में क्या होगा, अगर आर्टेरियल प्रेशर, आर्टरी में जो प्रेशर ऑफ CO2 यानी CO2 का प्रेशर अगर बढ़ जाए, इसकी वजह से एल्कलोसिस ट्रीट हो सकता है, क्योंकि CO2 क्या होता है, एसिडिक इन नेचर होता है। तो एल्कलोसिस को सही करने के लिए अगर एसिडिटी बढ़ा दे तो दोनों मैनेज हो जाएगा, बैलेंस क्रिएट करेगा वहाँ पे। तो बॉडी कंपनसेटरी रिस्पॉन्स टू मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होने की वजह से बॉडी का जो कंपनसेटरी मैकेनिज्म है वो क्या है, हाइपोवेंटिलेशन, रिजल्टिंग इन एलिवेटेड आर्टेरियल प्रेशर ऑफ CO2। ये हुआ। नेक्स्ट स्लाइड क्या है, साइन ऑफ पाइलोरिक स्टेनोसिस यूजुअली अपीयर विद इन 3 to 5 वीक आफ्टर बर्थ। तो पाइलोरिक स्टेनोसिस के जो साइंस होते हैं बर्थ के 3 से 4 हफ्ते बाद दिखना शुरू हो जाते हैं। पाइलोरिक स्टेनोसिस रियर इन बेबीज ओल्डर देन 3 मंथ। पहले मैंने बोला था कि किस पे कॉमन है, 3 वीक टू 3 मंथ तक सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। अगर बेबी की एज 3 महीने से ज़्यादा हो गई तो उस पर यह रेयर हो जाता है। साइन एंड सिम्टम्स इंक्लूड, आगे देखते हैं कि साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। कह रहे हैं वॉमिटिंग आफ्टर फीडिंग, खाने के बाद ही फीडिंग वॉमिट होगी, फीड कराने के बाद वॉमिटिंग। क्यों, द बेबी में वॉमिट फोर्सफुली इजेक्टिंग ब्रेस्ट मिल्क और फार्मूला अप टू सेवरल फीट अवे, यानी प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। है ना, जैसे फीड कराएंगे आपको तो बेबी बहुत तेज़ी से, वो चाहे ब्रेस्ट मिल्क हो फार्मूला मिल्क हो, बहुत तेज़ी से सेवरल फीट अवे, बहुत दूर जाके गिरेगा। क्या प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होगी। तो वॉमिटिंग माइट बी माइल्ड फर्स्ट, पहले जो है बहुत कम वॉमिटिंग हो रहेगी, बहुत माइल्ड में होगी, ग्रेजुअली धीरे धीरे ये बढ़ती जाएगी और सीवियर हो जाएगा। क्योंकि जो पाइलोरस की ओपनिंग है, पहले इकट्ठे तो कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन वहाँ कॉज नहीं हो जाएगा,
हाइपरट्रॉफी हाइपरप्लेजिया तुरंत तो पूरे में हो नहीं गया, पहले कम होगा, नैरोविंग धीरे 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 होते होते पूरा का पूरा ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। वैसे ही वॉमिटिंग में भी होगा, पहले माइल्ड होगा देन सीवियर हो जाता है। द वॉमिट में सम टाइम कंटेन ब्लड, वॉमिटिंग में ब्लड क्यों, वॉमिट जो होगा उस पर ब्लड क्यों आ रहा है, क्योंकि HCl बार बार निकल रहा है उसके ईसोफेगस से, तो जो ईसोफेगस की लेयर है, लाइनिंग है, वो भी तो डैमेज हो रही है, उसके डैमेज होने की वजह से ब्लड आएगा यहाँ पे। अभी कह रहा है कि परसिस्टेंट हंगर, ये भी उसका एक साइन है। क्यों होगा, क्योंकि बेबी ने जो खाया वो वॉमिट के थ्रू निकाल दिया, एब्जॉर्ब तो हुआ ही नहीं, उसको बार बार भूख लगेगी। तो साइन एंड सिम्टम में देखिए क्या क्या पढ़ लिया हमने। पहले पढ़ा हमने कि वॉमिटिंग आफ्टर फीडिंग, इस पर देखा कि क्यों होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन की वॉमिटिंग हो रही है, नॉन वायलेस हो रही है, सेवरल फीट अवे जा रही है, ब्लड आ रहा है वॉमिट में, और पर्सिस्टेंट हंगर हो रही है उसको। अब कह रहा है कि स्टमक कॉन्ट्रैक्शन, नोटिस वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन यानी पेरिस्टाल्सिस दैट रिपल अक्रॉस बेबीज अपर एब्डोमेन सून आफ्टर फीडिंग। फीडिंग के जस्ट बाद बेबी के अपर एब्डोमेन में आपको वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन दिखेंगे, कुछ वेव आप विजुअल होगा उसके ऊपर कि एक वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन होगा। बट बिफोर वॉमिटिंग, ये कब होगा, वॉमिटिंग के जस्ट पहले वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन अपर एब्डोमिनल पार्ट में दिखेगा। दिस कॉज्ड बाय द स्टमक मसल्स ट्राइंग टू फोर्स फूड थ्रू द नैरोड पाइलोरस। ये क्यों हो रहा है, जो वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन आपको दिख रहा है, वेव्स दिख रही हैं, क्यों होती हैं, क्योंकि जो कॉन्स्ट्रक्टेड पार्ट था उसे पेरिस्टाल्सिस के थ्रू वो जो कंटेंट है, गैस्ट्रिक कंटेंट, पूरा स्टमक में जो कंटेंट भरा हुआ है उसको बहुत फोर्सफुली उसको वो चाहेगा कि नैरोड पाइलोरस से वो पास हो जाए, बट वो पास नहीं होता है, और उसकी वजह से ये वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन आपको पेरिस्टाल्सिस है। ये वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन क्या है, पेरिस्टाल्सिस, ये अपर एब्डोमेन में दिखेगा। अब डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस में आते हैं। कह रहा है अभी तक जो डील किया कि डेफिनेशन क्या है, एक ओवरव्यू भी मैंने पहले ही दे दिया था पूरी डिजीज कंडीशन का। इसका मेन पार्ट बताया मैंने कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हो रही है वॉमिटिंग, नॉन वायलेस है। क्यों है, क्योंकि वहाँ पे एंड जो पाइलोरस एंड नैरोड हो चुका है पाइलोरस, तो ड्यूडेनम का कंटेंट अंदर नहीं जा रहा है, स्टमक का बाहर ड्यूडेनम में नहीं आ पा रहा है, गैस्ट्रिक कंटेंट जो वहाँ पे भरता जा रहा है वो बहुत तेज़ी से बाहर आएगा, इसीलिए नॉन वायलेस वॉमिटिंग और प्रोजेक्टाइल है, नॉन वायलेस प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग हो रही है। कभी कभी ब्लड भी आएगा, बेबी को परसिस्टेंट हंगर होगा क्योंकि एब्जॉर्प्शन ही नहीं हुआ है। अब डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, फिजिकल एग्जामिनेशन रिवील्स अ फर्म ऑलिव शेप्ड मास द एपिगैस्ट्रियम टू द राइट ऑफ द मिडल लाइन। मिड लाइन के अपर में एपिगैस्ट्रिक रीजन में क्या दिखेगा, ऑलिव शेप मास दिखेगा। किसकी बात कर रहा है, अगर हम डिवाइड करें तो एपिगैस्ट्रिक रीजन में क्या होता है, ये अपर लोब, ये अपर है और ये लोअर एपिगैस्ट्रिक रीजन है, राइट एंड लेफ्ट होते हैं ना, तभी देखिएगा कि आपको राइट में ज़्यादा चीज़ें दिखेंगी। तो ये ऑलिव शेप मास कहीं ना कहीं आपको इधर दिखेगा यहाँ पे। अगर ये मिड लाइन है हमारी बॉडी पार्ट की, तो ये हमारा राइट एपिगैस्ट्रिक रीजन, ये लेफ्ट एपिगैस्ट्रिक रीजन, और ये लोअर राइट एपिगैस्ट्रिक रीजन, लोअर लेफ्ट एपिगैस्ट्रिक रीजन। तो राइट अपर एपिगैस्ट्रिक रीजन के मिडिल लाइन की तरफ आपको ऑलिव शेप मास दिखेगा। और ये जो मालनरिश्ड होते हैं उनमें ज़्यादा दिखता है, क्यों, सीवियर दिखेगा। एपिगैस्ट्रिक डिस्टेंशन में बी सीन इन पेरिस्टाल्टिक वेव में बी सीन पासिंग लेफ्ट टू राइट ड्यूरिंग एंड आफ्टर द फीडिंग। फीडिंग के बाद, ड्यूरिंग द फीडिंग और आफ्टर द फीडिंग लेफ्ट टू राइट पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट आपको दिखेगी। क्योंकि मालनरिश्ड में ज़्यादा होगी क्योंकि उनके एब्डोमेन रीजन में मसल्स में फैट ही नहीं है, तो ज़्यादा दिखेगा। बेरियम मील एक्सरे किया जाता है, ठीक है, बेरियम मील एक्सरे में, क्योंकि वहाँ पे बेरियम का काम क्या होता है, विजुअलाइजेशन ज़्यादा होता है, इस वजह बेरियम मील एक्सरे करेंगे। ब्लड इन्वेस्टिगेशन में डन क्या दिखेगा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस और पीएच इंक्रीज हो जाएगा। पीएच इंक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि HCl बाहर चला गया। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस मैंने पहले ही बताया कि Cl हमारा Cl माइनस रिड्यूस हो रहा है, बाइकार्बोनेट्स बढ़ते जा रहे हैं, और हमारा सोडियम बढ़ गया, पोटेशियम कम हो गया, ये इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कॉज हो गया। स्पेसिफिक ग्रेविटी भी चेक करनी है आपको। अब कह रहा द डेंजर ऑफ पाइलोरिक स्टेनोसिस कम्स फ्रॉम द डिहाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस रेदर देन अंडरलाइन प्रॉब्लम इटसेल्फ। जो प्रॉब्लम्स बताई वो तो है ही, सबसे ज़्यादा डेंजर कॉज क्या है, पाइलोरिक स्टेनोसिस होने की वजह से डिहाइड्रेशन हो रहा है और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहा है। तो डेंजर क्यों है, क्योंकि डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है इसमें। अब कह रहा है देयरफॉर द बेबी मस्ट बी इनिशियली स्टेबलाइज।
सबसे ज़्यादा डेंजरस क्या है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस एंड डिहाइड्रेशन। इसकी वजह से सबसे पहले ज़्यादा ज़रूरी होता है कि डिहाइड्रेशन को हम ट्रीट करें और क्या करें, उसका पीएच लेवल सही कर रहे हैं और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को ट्रीट कर रहे हैं। तो द बेबी मस्ट बी इनिशियली स्टेबलाइज्ड बाय करेक्टिंग द डिहाइड्रेशन एंड abnormally high blood pH seen in combination with low chloride level with IV fluids। क्लोराइड लेवल कम होने की वजह से जो pH बढ़ गया, इसको ट्रीट करना है और डिहाइड्रेशन को सही करना है। दिस कैन बी यूजुअली बी अकम्प्लिश्ड अबाउट द 24 to 48 आवर्स। और ये डिहाइड्रेशन और जो पीएच इंक्रीज यानी पीएच को रिड्यूस करना है, इन एल्कलोसिस हो गया है तो इसको एल्कलोसिस को ट्रीट करना है विद इन 24 to 48 आवर्स। नेक्स्ट वन, मैनेजमेंट क्या है? इट इज़ डन इन 2 स्टेज का मैनेजमेंट 2 स्टेजेस में किया जा सकता है। इनिशियली फ्लूइड दिया जाता है इसको, आईवी फ्लूइड, या डिहाइड्रेशन मेंटेन हो, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस सही हो। देन उसका कह रहा है कि पाइलोरोमायोटॉमी ये इसकी सर्जरी है, आर फेडरेट रैमस्टेड सर्जरी। पाइलोरोमायोटॉमी क्या होता है, जो हाइपरट्रॉपिक सेल थे उन वहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल कट लगा के उसका जो नैरोविंग थी उसको ट्रीट कर दिया जाता है। अब आइदर ओपन आइदर लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, सर्जिकल अप्रोचेस भी होते हैं, यानी ओपनिंग करके भी किया जाता है, नहीं ऊपर एब्डोमेन में सूचरिंग करके यानी कट लगा के भी किया जाता है, और लैप्रोटॉमिक सर्जरी भी होती है इनकी। अब आता है हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगा। तो एज यूजुअल टेम्परेचर मेंटेन करके रखेंगे, रूटीन पोस्ट एनेस्थेटिक ऑब्जर्वेशन, जैसे वो सर्जरी के बाद आएगा तो एनेस्थीसिया को उसको मेंटेन करते रहेंगे, देखते रहेंगे, ऑब्जर्वेशन में रखेंगे जब तक उसको एनेस्थीसिया का असर रहता है। मॉनिटर द वुंड एंड रिपोर्ट एब्नॉर्मलिटीज़ टू द सर्जन, जो भी वुंड है बेबी के एब्डोमेन में उसको मॉनिटर करते रहेंगे। अगर कोई भी एब्नॉर्मलिटीज़ दिखती हैं, एब्नॉर्मलिटीज़ कैसी होंगी कि इन्फेक्शन बढ़ रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, तो सर्जन को अपने इन्फॉर्म करेंगे। ऑब्जर्व फॉर द ब्लीडिंग, रेडनेस, स्वेलिंग, ऊजिंग फ्रॉम द इंसिजन साइट, ये सारी चीज़ें हम देखते रहेंगे। अब कहते हैं मेंटेन द एडिक्वेट फ्लूइड बैलेंस चार्ट, यानी कि इनपुट एंड आउटपुट चार्ट जो मेंटेन करेंगे। मॉनिटर आईवी साइट, जो आईवी साइट है उसको मॉनिटर करते रहेंगे क्योंकि इन्फेक्शन के चांसेस उससे भी बढ़ते हैं। इंश्योर द एडिक्वेट पेन रिलीफ, यूज़ पेन असेसमेंट टूल। एडिक्वेट पेन रिलीफ के लिए हम यहाँ पे जो एज प्रिस्क्राइब, जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की हुई एनाल्जेसिक भी दे जा सकते हैं, और इसको असेस करने के लिए यूज़ पेन असेसमेंट टूल्स का भी यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। इतना ही कंटेंट था आज का हमारा।